तो एलजी साहब को भी देना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं वो। क्योंकि देखिए जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो एलजी साहब को भी देना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं वो। जवाब तो इनको भी देना पड़ेगा, तो जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा, तो जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा। छोटी लाइनें भी बिछ गई, लेकिन फिर भी कुछ इलाके बिजली के बिना रह गए। क्यों रह गए? जिस का पैसा तो आए लेकिन कोई गाँव रह जाए, ठीक है ना। जल जीवन मिशन तो आए, पाइपें बिछ जाए लेकिन पानी ना हो उसमें। मैं ये नहीं चाहता, उनसे चूक हुई है, उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से, गलतियाँ तो मेरे जैसे लोगों से हुई है ना। या फिर जो रूलिंग लोग हैं उनको ये बात समझ नहीं आती कि इनकी जो गलतियां हैं इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और रेशनल रिफॉर्म्स लाना, यूथ पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, रेवेन्यू जनरेट करना। मुझे पता है खजाने में कमी है ना, मुझे पता है खजाने में कमी है। यूथ की नेशन के रिलेटेड एक बहुत ही अहम भूमिका रहती है। वहीं अगर हम बात करें तो आज का जो नए जम्मू कश्मीर का यूथ है वो हमेशा प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर नज़र आता है। आज इसी सब पे बातचीत करने के लिए डीडीसी के जो पंचैरी और मोंगरी के जो पार्षद हैं वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जसवीर सिंह जी, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज जो आपने प्रेस वार्ता की है, यूथ की आवाज़ को आपने उठाने का यहाँ पे प्रयास किया है, तो क्या लगता है आपको कि जो वादे किए जाते हैं जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, उन्हें सरकार फिर पूरा क्यों नहीं कर पाती? देखिए सर, हर वादा जो है डेफिनेटली हम बहुत सारे प्रोमिस करते हैं और हमेशा हम सारे पूरे नहीं कर पाते। ये किसी भी सिस्टम में नहीं होता, लेकिन एक लेवल ऑफ कमिटमेंट होता है, एक लेवल ऑफ डेडिकेशन, डिवोशन, कि आपने जो कमिटमेंट की है आप उसको लेकर कितने कमिटेड हैं। अगर वो कमिटमेंट दिखती है आप में तो उसको देख के भी थोड़ी सी खुशी तो हो ही सकती है कि नहीं, एटलीस्ट हम कोशिश तो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए नया दौर है और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम शायद अभी 2.5 साल के ही हुए हैं। बड़ी छोटी उम्र है हमारी जम्मू कश्मीर की, और एक नए जम्मू कश्मीर का विज़न हमने रखा था पब्लिक के आगे जब हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा था और इसको हमने स्टेट से नीचे लाकर यूटी बनाया था। उस नए जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ख़ास करके एक ख़ास और बड़ी तादाद मेरे युवा साथियों की है। और युवा साथियों की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी सेक्शंस को नकार रहा हूँ। बाकी सेक्शंस भी इक्वली हमारी प्रायोरिटी पे हैं, पर मसला ये है कि ये जो युवा पीढ़ी है आज जो है, हमें अगर हमने इसको चैनलाइज नहीं किया इसकी पावर को, तो शायद जो है हम जिन आउटकम्स की उम्मीद कर रहे हैं, जो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज बाकी रेस्ट ऑफ मुद्दों के साथ साथ इस आज का जो मेरा ख़ास मुद्दा था वो ये था कि नए जम्मू कश्मीर में युवाओं की भूमिका क्या है और उसके लिए क्या ज़रूरी है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आप देखेंगे कि 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। पहले कि आपके पास अच्छी युवा नीति हो, एक ऐसी रेशनल यूथ पॉलिसी हो जो पूरे आपके यूथ को एकोमोडेट कर पाए, क्योंकि अगर 70-80 लाख युवाओं को ही आपने एकोमोडेट नहीं किया तो नया जम्मू कश्मीर कैसे बनाएंगे। तो एक अच्छी यूथ पॉलिसी, बड़े लंबे समय से मैं डिमांड उठाता रहा हूँ और शायद पिछले 10 सालों में जब मैं सोशल लाइफ में रहा, पब्लिक लाइफ में रहा, मैंने तब भी यही कहता रहा कि जम्मू कश्मीर को एक यूथ नीति की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस है कि हमारे पास कोई इतनी इफेक्टिव यूथ पॉलिसी है नहीं और ना ही हमने इस पर कोई काम किया। फिर होता है कि हमारा जम्मू कश्मीर दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, युवा टैलेंटेड हैं, स्पोर्ट्स में हमारे पास अच्छा स्कोप है। अगर हम उनको अच्छा मंच दें तो शायद वो देश के साथ के अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, मैं हमेशा कहा हूँ, मैं इस लाइन को दोहराता हूँ कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में ये क्षमता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए मेडल जीत सकते हैं और ये एक अच्छा करियर बिल्ड किया जा सकता है उनका उसमें। लेकिन आप देखेंगे हमारे पास कोई इफेक्टिव स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है। तीसरा, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कि हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, देंगे क्या आप उनको? आप उनके जो सर्विसेज हैं उनको चैनलाइज कहाँ करेंगे? एक बेटर रिक्रूटमेंट पॉलिसी। लेकिन रिक्रूटमेंट पॉलिसी का आप हाल देखेंगे ये है, कहीं हमने इस चीज़ को तय नहीं किया कि हम किस चीज़ से लोगों को रिक्रूट करेंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, क्या हम ईयरली करेंगे, किस तरीके से हम पोस्टें निकालेंगे, किस तरीके से अगर हमने टेम्परेरी इंगेज किया उनको परमानेंट करेंगे, किस तरीके से हम मिनिमम वेजेस लागू करेंगे। तो कुल मिला के हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो एक मजाक है। हज़ारों पोस्टें सालों से वैकेंट पड़ी हैं और वैकेंट जो रिक्त पदों की संख्या है वो साल दर साल बढ़ती चली गई है और आने वाले सालों में और बढ़ेगी। डेफिनेट है, क्योंकि लोग रिटायर तो होंगे ना, आप भर्ती करें ना करें, लेकिन जिनकी एज हो रही है वो तो जाएंगे ना अपनी सर्विसेज दे के। और लार्ज
नंबर जो है वो रिटायर हो चुका है पिछले 2-3 सालों में, आप देखेंगे। क्योंकि जब पिछले दशकों में जब रिक्रूटमेंट होती रही तो कुछ रिक्रूटमेंट्स जो थी वो बल्क में हुई हैं एक साथ। तो अब जो वो लोग रिटायर होंगे तो आप देखेंगे वो रिटायर भी साथ में होंगे, तो कई के कई बैच खाली हो गए हैं। लेकिन हम उन वैकेंट पोस्ट को फिलअप नहीं कर पाए हैं। देन आप देखेंगे कुछ लोगों को हमने टेम्परेरी इंगेज किया, हम उनको परमानेंट तो नहीं कर पाए। लेकिन जब ड्यूटी हमने बनाया तो हमने ये कहा कि हम मिनिमम वेजेस चालू करेंगे। लोगों को उम्मीदें थी, ड्यूटी बन रहा है, पांडिचेरी है, न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ये है वो है, सेंटर की सीधी सपोर्ट रहेगी, हैवी बजट आएगा, काफ़ी चीज़ें जो है वो बदलेंगी ड्यूटी बनने से। जी बिल्कुल। और मिनिमम वेजेस की जगह मैं बताऊं आपको कि 2,500 रुपये भी हमारे साथी काम कर रहे हैं, और 6,500 रुपये भी कर रहे हैं, और बर्फ़ में भी वो बिजली के खंभों में चढ़ते हैं, ठीक है ना। देन आप देखेंगे काफ़ी साथियों को छोड़ दिया। पीछे कुछ हमारे जो NYCs थे उनको उनके जो वो था सर्विसेज को चैनलाइज करने के लिए उनको रिक्रूट किया गया, इंगेज किया गया। उनमें से कुछ पेंडिंग रह गए, को 571 के करीब पूरे जम्मू कश्मीर के, और ख़ास करके कुछ बैच जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के पीछे छूट गए थे। फाइलों पे फाइलें बनी, 3-4 साल बीत गए लेकिन कोई फ़ैसला नहीं आया, और अभी भी कहते हैं कि कमेटी कोई बैठी है, शायद किसी दिन फ़ैसला सुना दे। देन आप देखेंगे जो हम कर भी रहे हैं रिक्रूटमेंट, JKSSB का पेपर हुआ पिछले दिनों, वो पहले से ही संदेह के घेरे में थी, लंबे टाइम तक रही है कि नहीं। उस पर जो जस्टिस वो जो है वो काफ़ी सारे युवा आवाज़ उठाते रहे हैं कि ये पेपर इनका सही तरीके से नहीं होता। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी मेन एजेंसी है, हमें विश्वास जताना पड़ता है उसमें, क्योंकि डेफिनेटली वो उसके ऊपर उन लोगों को रिक्रूट करने की जिम्मेदारी है जिनको पूरा जम्मू कश्मीर संभालना है। एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी सारे युवा साथियों के फ़ोन आए, मैंने कहा थोड़ा रिसर्च कर लिया जाए। काफ़ी सारे मीडिया के सहयोगियों ने भी दिखाया कि किस तरीके से, इवन हमारे कुछ मीडिया के सहयोगियों ने सीधा सेंटर से खबर दिया है, सीधा वहाँ से लाइव किया है कि ये देखिए क्या हालत है। तो जब थोड़ा सा रिसर्च किया, ट्विटर हैंडल देखा मैंने JKSSB का, तो JKSSB का कहना था कि सब स्मूथ हुआ है, पेपर ठीक हो गया, और इवन उसने थैंक्स भी किया था सबका कि आपकी सपोर्ट के लिए, और ये भी कहा था कि ये सब प्रॉपर तरीके से हुआ है। अब आप देखेंगे JKSSB कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, जब मेरी तरह कोई पॉलिटिकल लीडर तो है नहीं कि जिसको नहीं चाहने वाले होंगे तो नीचे से गालियाँ निकालेंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम है रेशनल तरीके से, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करना और मेरिट बेस पे लोगों को सिलेक्ट करना। तो मुझे लगता है कि वो गालियों की हकदार नहीं है उस तरीके से। लेकिन अगर उसको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, इतने सारे लोग वॉइस रेज कर रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, और ख़ुद उसका जो ट्विटर हैंडल है उस ट्वीट के नीचे इतना कुछ लिखा जा रहा है, तो जनाब कुछ तो गलत है। और एक मिनट के लिए मान लीजिए कि कुछ गलत नहीं है, मान लिया मैंने कुछ गलत नहीं है, तो CCTV फुटेज तो हम देख सकते हैं ना। ये कोई ऐसा मर्डर तो नहीं है कोई कि जिसके सबूत ही नहीं है कि सबूतों के बाद में छोड़ दो जी। CCTV तो है ना आपके पास, हमने सेंटर्स पे क्योंकि ऑनलाइन जब एग्जाम्स हो रहे हैं तो CCTV लगाया, तो किस लिए लगाया CCTV? दिखाने के लिए कि आप CCTV कैमरे की निगरानी में है, या उसको पार्शियल तरीके से। अगर आप इम्पार्शियल तरीके से कंडक्ट करने के लिए और पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए आपने CCTV लगाया है, तो आप CCTV चेक करिए ना कि क्या जो ये आरोप लगा रहे हैं सही है गलत है। अगर ये आरोप गलत है तो अच्छी बात है, हमें प्राउड है JKSSB पे कि जनाब उन्होंने फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया, हम प्राउड करेंगे उस पर, ठीक है ना। लेकिन अगर गलती से भी वहाँ कुछ गलत हुआ है तो जनाब सीख तो लेनी पड़ेगी ना हमें कि अगली बार हम कैसे इस गलती को टालेंगे। तो जब हम देखेंगे नहीं, इंक्वायरी नहीं करेंगे और इस तरह की स्टेटमेंट, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देंगे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूथ क्या कह रहा है, चिल्लाने दो जी, तो नया जम्मू कश्मीर तो नहीं बनेगा जनाब। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इमीडिएट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रेशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से रिफॉर्म्स मुख्य 2 तरीके से आते हैं, एक ऊपर से नीचे थोपे जाते हैं और एक लाए जाते हैं रेशनल तरीके से। जो थोपे जाते हैं इनकी उम्र कम होती है और आउटकम पॉजिटिव नहीं होते लंबे टाइम तक। अभी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है अच्छा दिखे हमें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इफेक्टिव नहीं होते और इनके आउटकम पॉजिटिव नहीं होते उतने जितने कि जो रेशनल लाए जाते हैं, सुधार जो आते हैं, ठीक है ना, लाए जाते हैं तार्किक चर्चा के बाद, डिस्कशन के बाद, सुझाव लेने के बाद। तो वो जो सुधार आते हैं वो लंबे समय तक तार्किक रहते हैं, रेशनल रहते हैं, रेलिवेंट रहते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स उसके आते हैं।
तो मेरे कहने का कुल मिला के मतलब जनाब ये है कि जम्मू कश्मीर के लिए नया दौर है, हमारा यूथ पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, जम्मू कश्मीर बड़ा खूबसूरत प्रदेश है, ग्रीन इकोनॉमी हो सकती है हमारी, टूरिस्ट हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी हो सकती है, हाइड्रो इकोनॉमी हो सकती है, हम देश में सबसे तेज़ी से आगे निकल सकते हैं। भारत के युवा, जम्मू कश्मीर के युवा जो है पूरे भारत को नेतृत्व दे सकते हैं। हम जहाँ पे अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको टूरिस्ट हब बना सकते हैं दुनिया का। अरे जम्मू कश्मीर है, मैं बात किसी गाँव की थोड़ी कर रहा हूँ, ये खुद फेमस है दुनिया में। तो आप, मैं इसको नेशनल हब बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर बना सकते हैं आप इसको, ये सब हो सकता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो अपर टॉप लेयर है आपकी डिसीजन मेकर्स की। कल तक जब तक पॉपुलर गवर्नमेंट थी आप गालियाँ निकालते थे लीडर्स को, ठीक है ना। इस गवर्नमेंट ने, सबकी गवर्नमेंट रही, या कोई ऐसा नहीं रहा जो सरकार में नहीं रहा। हाँ, पीडीपी रही, बीजेपी रही, कांग्रेस रही, पैंथर्स रही, इवन जहाँ तक कि अपना सियाद लोन जी की पार्टी रही, ठीक है ना, और काफ़ी सारे निर्दलीय लोग रहे, ठीक है ना। तो जो है इवन कुछ सदस्य, एक आधा सदस्य जो है कम्युनिस्ट पार्टीज़ के भी रहे, है ना, असेंबली में। तो कुल मिला के सबको मौका मिला, तो गालियाँ भी सबने खाई और सबको दी भी गई। डेफिनेटली गवर्नमेंट को कोसना भी पड़ता है। फ़र्क ये है कि आज जब 5-10 लोग जम्मू कश्मीर को रन करते हैं, उसके बारे में फ़ैसला करते हैं, तो जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा। जब उनको ये लगता है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं, बहुत गलत है। इतने बड़े अगर आप रन कर रहे हैं यूटी को, जवाब तो देना पड़ेगा जनाब। आपको बताना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं वहाँ बैठ के। और अगर आप नहीं बताएंगे तो जैसे आज JKSSP जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल उठ रहे हैं ना, कल ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं इन पे उठेंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी पे उठेंगे। क्योंकि देखिए जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो LG साहब को भी देना पड़ेगा क्या कर रहे हैं वो, जवाब तो इनको भी देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पता नहीं न्यू दिल्ली को ये बात समझ क्यों नहीं आती, या फिर जो रूलिंग लोग हैं उनको ये बात समझ नहीं आती कि इनकी जो गलतियां हैं, इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कभी ना कभी तो आप फेस करेंगे ना पोल्स को। तो पोल्स में क्या बताएंगे हमने क्या किया, कि JKSSP के ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट किए हमने, ये हमारी उपलब्धि है। तो ये उपलब्धि है कि हमने सालों 10 साल बॉर्डर बटालियन के एग्ज़ाम्स को टाले रखा। ये हमारी ये उपलब्धि है कि हमने फैसले थोपे हैं। तो ये तो कोई उपलब्धि नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है जनाब। जसवीर जी, जिस एरिया से आपने DDC की लड़ाई जो है वो शुरू की थी, वहीं अगर मैं बात करूं तो आपके ऑपोजिशन में 2 ऐसे बड़े चेहरे भी थे जिसका आपके लिए बहुत बड़ा टारगेट बन चुका था। वहीं जो पंचैरी और मोंगरी का जितना भी स्टूडेंट है, जो यूथ है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं खड़ा नज़र आया था, क्योंकि यूथ को कॉन्फिडेंस था, एक उम्मीद थी कि आप भी यंगेस्ट हैं, आप उनकी आवाज़ बन के आगे लड़ेंगे, उनके लिए लड़ भी रहे हैं। लेकिन आज जब आपके सामने ही यूथ दर बदर भड़कता है, जब रोडों पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आता है, उस वक्त आपकी मंशा कैसी होती है? देखिए ना, मैं तो एक साधारण गरीब किसान परिवार से आया हूँ। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाऊँगा। और जितना टाइम मिला है, मैं यही उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो आज टॉप लेवल पे बैठे हैं, कि कोई हमेशा नहीं रहता। अगर आज आप गलत पॉलिसी बना रहे हैं तो कल आप भी उस कुर्सी पे नहीं रहेंगे, किसी और को मौका मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज जो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको निभा रहे नहीं निभा रहे। कल मैं DDC नहीं रहूँगा, शायद मैं कुछ ना रहूँ, बेरोज़गार हो जाऊँ, लेकिन जब तक हूँ तब तक तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी एटलीस्ट। तो मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाऊँगा। मैंने ना पहले मेरे पास कुछ था आने से पहले, ना आज कुछ है, ना बाद में होगा। जो है वो पब्लिक का है और इसी को वापस दे के जाऊँगा। लेकिन डेफिनेटली एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है युवाओं के मुद्दों को उठाना। डिसीजन मेकिंग में तो अपनी लिमिटेशन है, लेकिन मुद्दे उठाने में तो लिमिटेशन नहीं है ना। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो नेशनल लेवल से जुड़ा हुआ है और जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तो मेरे युवाओं को फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो मैं उसको भी उठाऊँगा। जब तक जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात हो रही है, मान लो अगर मेरे गांव के लोग बच्चे मेरे पास आते हैं या मेरे उधमपुर के बच्चे मेरे पास आते हैं, तो उधमपुर लेवल पे तो मैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बना सकता ना। उसके लिए मुझे सजेशन भी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को देनी पड़ेगी और क्वेश्चन भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कोशिश की है इन इश्यूज़ को उठाने की, और मैं होपफुल हूँ। माननीय मनोज सिन्हा जी मेहनती हैं, बहुत दौड़ते भी हैं, मुझे पता है, लेकिन जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा। जवाब तो सारे एडवाइजर्स को देना पड़ेगा, सारे सेक्रेटरीज़ को देना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ कोई है अलग मुल्क थोड़ी है। ठीक है, आपने कुछ टाइम के लिए, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, वहाँ लॉ मेकिंग बॉडी में बैठी हुई, पॉलिसी मेकिंग जो हेड बॉडी है जो हमारी असेंबली में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा के लिए आप इसको ऐसा ही रखेंगे। कभी तो बदलेगा।
और हिसाब तो जनाब पूरा होगा कि आपने क्या किया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हिसाब तो हम ले लेंगे, मुझे उस हिसाब का डर नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये बड़ा क्रूशियल टाइम है हमारे लिए। अगर मान लो जो फैसला हमें आज करना है वो 5 साल बाद करेंगे, तो ये जो बीच का 5 साल के हमारे यूथ है जिनकी 5 साल ओवर बीत जाएगी, उनको क्या देंगे हम? तो उनका टैलेंट तो गया ना। तो कहने का मतलब है टाइमली फैसले, रेशनल फैसले और रेशनल रिफॉर्म्स लाना, यूथ पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, रेवेन्यू जनरेट करना। मुझे पता है ख़जाने में कमी है, रेवेन्यू जनरेट करना और फेस वाइज चीज़ों को डील करना, और सबसे पहले डेमोक्रेटिक तरीके से सुनना। जो ये बाहर चिल्ला रहे हैं बेचारे, हमारे ही तो नागरिक है, अपने ही तो लोग हैं ना, परिवार तो एक ही है ना। सोच अलग हो सकती है कि हैं तो अपने ही ना, हो सकता है हमें ना चाहते हो, हम उनको नहीं चाहते हो सकता है हमारी न बनती हो, उनको नहीं बनती हो, लेकिन है तो अपने ही लोग ना, सुनना तो पड़ेगा ना। तो जब तक सुनेंगे नहीं हम उनको, तो हल कैसे निकालेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर संभावनाओं का क्षेत्र है, हमें बहुत दूर जाना है, लंबा सफ़र तय करना है, पर उसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को हम रैशनलाइज़ करें, और हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि माननीय एलजी साहब जो है इस चीज़ को सुनें। जी। वहीं अगर हम बात करें जसवीर जी, पंचैरी और मोंगरी के कुछ अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी और बिजली की बहुत ज़्यादा किल्लतें आती हैं। जब से आप डीडीसी मेंबर वहाँ पर बन के आए हैं, क्या उस एरिया में कुछ सुधार देखने को मिले हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का आना एक नए दौर का आगाज़ था। फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के पास अपने कोई एसेट नहीं है। हम पूरी तरह से निर्भर हैं, जो हमें डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का पैसा आता है, या फिर संबंधित विभागों से पैसा आता है, या फिर यूटी कैपेक्स का, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसा फंडिंग आती है हमें। तो कुल मिला के जो फंडिंग आई है उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज़ करने की हमने कोशिश की है। रोड्स की हालत ख़राब थी। पिछले 1 साल में मैंने उसको स्पीड अप में साफ तो नहीं कर पाया हूँ। कुछ रोड्स को हमने ब्लैक टॉप किया है, लेकिन स्पीड अप करने की कोशिश की है। इस साल हम उनको ब्लैक टॉप करेंगे, तकरीबन सारे रोड। आपको पूरा पंचैरी मोंगरी इस साल ब्लैक टॉप दिखेगा, सारा का सारा। काफ़ी प्रोजेक्ट 10-10 सालों से अटके थे, हमने इस साल शुरू कराए हैं, तो उनको हम जल्दी पब्लिक को डेडिकेट करेंगे। कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, उसको भी हम पब्लिक को डेडिकेट करेंगे। कुछ नए इनिशिएटिव लिए हैं, वो भी हम पब्लिक को डेडिकेट करेंगे। बिजली की यहाँ तक बात थी, मेरे काफ़ी इलाके अभी तक, जैसे मेरा कुछ लड्डा का एरिया है, बिजली के बिना है। कुछ दमनोद जैसे, लाली जैसे एरिया है, कुछ कुलट्याड़ का एरिया, कुछ लास्ट चुनाव के साथ लगता हुआ गलहौद का एरिया बिजली के बिना है। सद्दल मेरा एक गाँव है, 2014 में लैंडस्लाइड हुआ, आज तक हम बिजली उनको नहीं दे पाए। लेकिन बाई दिस वे और बाई दैट वे मुद्दे हम उठाते रहे, मुद्दा मैं हर मंच पे उठाता रहा, बट एट दी सेम टाइम साइड बाय साइड में इस कोशिश में भी लगा रहा कि अपने लेवल पे कैसे उसको हल किया जा सकता है। अब आप एक डीडीसी को कहेंगे कि 30-40 लाख एक स्टेशन के लिए तू दे अपने कोटे से, तो वो संभव नहीं दिखता। एक स्टेशन के लिए, एक मोहल्ले के लिए संभव नहीं दिखता। उसके लिए डेफिनेटली मुझे जो गवर्नमेंट की मेजर स्कीम्स हैं उन पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ ना, अल्टरनेट कोशिश तो कर सकता हूँ। तो वो कोशिश की है कुछ कई जगह हमने, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे पानी की आपने बात की, जल जीवन मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रही है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि उसको रेशनल तरीके से नीचे लगाना, उस पर नज़र रखना कि कोई शूट ना जाए और सही तरीके से खबर हो। PMGSY है, पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, हमारी जिम्मेदारी है क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करना और हर गाँव तक सड़क पहुँचाना। इस दिशा में काम हो, ये सुनिश्चित करना। बिजली सौभाग्य योजना थी, काफ़ी तेज़ी से काम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ रह गई, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने कहा, JJM और PMGSY ऊपर से आए, पैसा दिल्ली से आया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कराना। वैसे ही बिजली में समस्या, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो खुला पैसा दिया, छोटी लाइनें भी बिछ गई, लेकिन फिर भी कुछ इलाके बिजली के बिना रह गए। क्यों रह गए? जबकि गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि हम इस पीरियड तक 100% इलेक्ट्रीफाइड करेंगे चीज़ों को। वो इसलिए रह गए कि कहीं ना कहीं जो मेरे जैसे बंदे हैं उनसे चूक हुई है, उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से नीचे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तारें लग गई, खंभे लग गए LT के, लेकिन वहाँ अगर HT नहीं की तार नहीं पहुँची और ट्रांसफार्मर नहीं पहुँचा, जबकि सरकार ने पैसे दिए थे, तो गलतियाँ तो मेरे जैसे लोगों से हुई हैं ना। लेकिन आज मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहता। तो ये गलती ना दोहराई जाए और लोग फिर सफ़र ना करें। जैसे बिजली के तारें पहुँची लेकिन खंभे जो है ट्रांसफार्मर नहीं पहुँचे, बिजली का बल्ब नहीं जगा। वैसे मैं ये नहीं चाहता कि PMGSY का पैसा तो आए लेकिन कोई गाँव रह जाए, ठीक है ना। जल जीवन मिशन तो आए, पाइपें बिछ जाए, लेकिन पानी ना हो उसमें, मैं ये नहीं चाहता। हालांकि इसको लेके काफ़ी इशू हमें भी एड्रेस करने हैं, लेकिन करेंगे जनाब। जी।
लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा, अभी भी कुछ यूथ ऐसा है जो थक चुका है, हार चुका है, अपनी उम्मीदें जो हैं उनकी टूट चुकी हैं, अब यूथ जो है वो नशे की ओर भाग रहा है, तो क्या उन बच्चों को आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो जिन बच्चों की अब मानसिक स्थिति ये बन चुकी है कि शायद अब सरकार हमें नौकरियां नहीं देगी, ना ही हम जॉब्स जो हैं वो ले पाएंगे, चाहे हम जितना भी पढ़ लें लिख लें, लेकिन हमें हमारी जॉब्स जो हैं वो नहीं मिलेगी, क्योंकि रिज़ल्ट आपके सामने है, ग्राउंड पे अगर आप कभी उतरें तो आपको साफ नज़र आ जाएगा, क्योंकि आज दिन बच्चे जो हैं वो आपको रोडों पर सिर्फ प्रदर्शन करते हुए नज़र आएंगे। तो क्या आप एक मैसेज उन बच्चों को देना चाहेंगे जो गलत चीज़ों की ओर भाग रहे हैं? देखिए, आपके माध्यम से मैं उन साथियों से यही कहना चाहूँगा, पॉलिसी मेकिंग में कमी हो सकती है, लेकिन ये मुल्क भी आपका है। सरकार में बैठे हुए लोग हो सकता है आपसे उनसे मतभेद हो सकता है, लेकिन ये कुर्सियाँ भी आपकी हैं, ये सरकारी मशीनरी भी आपकी है, ये गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी आपके हैं, देश के रिसोर्सेज भी आपके हैं। अगर कहीं कमी है तो दूर करेंगे ना। अगर आज कोई पॉलिसी मेकर गलत है तो हटाएंगे उसको, नया लाएंगे, कोई इशू नहीं है, सब करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे हम, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ता नहीं छोड़ना है। ड्रग्स की ओर हम तब जाते हैं जब इस तरफ हम सरेंडर कर जाते हैं, और जनाब अगर ड्रग्स की ओर चले जाएंगे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे, तो फिर मुल्क कौन संभालेगा? पढ़े लिखे यूथ अगर गलत चले जाएंगे तो फिर चोर चक्के बदमाशी आएंगे, यहाँ पे बॉडी बिल्डर आएंगे, मनी बिल्डर आएंगे, फिर वही लोग आएंगे यहाँ पे, है ना, जो मसल पावर वाले लोग हैं, जो पॉजिटिव मसल पावर। मैं वो दूसरे वाले बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहा, मैं वो होते हैं ना बदमाशी वाले, जो मसल पावर होती है पॉलिटिकल क्लास में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब अच्छे लोग जो है वो सिस्टम में नहीं आएंगे तो फिर ख़राब लोग ही आएंगे जनाब, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, देश आपका है, मुल्क आपका है, रिसोर्सेज आपके हैं, सरकारें आपकी हैं, जहाँ ज़रूरत होगी परिवर्तन करेंगे, गलत रास्ता नहीं अपनाना है। और हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम हर हाथ को काम दे सकें, और हम देंगे, लेकिन उसके लिए आपको गलत रास्ता नहीं अपनाना है। आप सही रास्ते पे रहें, कोसें, सिस्टम को कोसें, हमें कोसें, पॉलिसी मेकर्स को कोसें, क्रिटिसाइज़ करें, अच्छे विकल्प भी दें, लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनना है, क्योंकि गलत रास्ते का मतलब है अपने मुल्क के साथ गद्दारी करना, अपनी मॉरल वैल्यू के साथ गद्दारी करना, अपने मूल्यों के साथ समझौता करना, अपने संविधान के साथ समझौता करना, अपने परिवारों की उम्मीदों के साथ समझौता करना। ये बहुत गलत बात है, और ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होती। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि अगर ज़िंदगी में कुछ मिल नहीं रहा तो आप गलत रास्ता अपना लें। ज़िंदगी इतनी सस्ती है, सिर्फ एक बार मिली है, और हम बैठे हैं। मैं मुल्क की ओर से आज नहीं भी कहूँ तो एटलीस्ट जम्मू कश्मीर की ओर से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ अपने युवा साथियों को कि जम्मू कश्मीर बदलेगा। हम हर हाथ को काम भी देंगे, और नई सोच के साथ काम भी करेंगे, और डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेंगे, ठीक है, और नए रोज़गारों की जो है वो सृजन भी करेंगे, और जो इश्यूज़ हैं यूथ के उनको एड्रेस भी करेंगे। तो इसलिए गलत रास्ता अपनाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये जसवीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ थे, जो कि पंचैरी और मुंगरी के, अगर हम बात करें तो डीडीसी मेंबर है। साफ तौर पर इन्होंने यही कहा कि अगर देश को बचाना होगा तो नशा तस्करों को देश से भगाना होगा। अब आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, लेकिन अगर आपके एरिया में भी कुछ गलत काम हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी टीम आपकी आवाज़ को ज़रूर आगे पहुंचाने का काम करेगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोत्रा। जय हिंद।